हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज का अपना लेक्चर नंबर 27 है। जैसा कि अपना सभी को बताना चाहता हूं कि अपना जो फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का बैच अपन ने स्टार्ट किया हुआ था, तो कंप्लीट होने के कगार पे आ रहा है। तो ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 27 की आज अपन बात करेंगे। वो करेंगे अपन ह्यूमस को लेकर के। लेक्चर नंबर 26 की जो अपन बात किए थे, वो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर बात किए थे। ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या कैसे क्या क्या हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर होता है क्या, उसका कंपोजिशन वगैरह क्या, उसका मतलब कैसे इसका डिकम्पोजिशन वगैरह होता है एज सोइल साइंस के अकॉर्डिंग अपन ने ऑर्गेनिक मैटर के बारे में थोड़ा डिटेल में वहां पर स्टडी किया था। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आ जाता है कि अब अपन पढ़ेंगे ह्यूमस। क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर जो अपना 25 था जिसके अंदर सोइल कोलोइड्स पढ़ाया था, तो सोइल कोलोइड्स के अंदर में मैं आपको वहां पर बताया था कि सोइल कोलोइड्स के अंदर दो टाइप्स के मैंने मेनली बताया था, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। तो वहां पर ही ऑर्गेनिक जो सोइल कोलोइड्स था, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिक सोइल कोलोइड था, वो ऑर्गेनिक सोइल कोलोइड्स क्या बताया था मैंने आपको, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ह्यूमस। इसलिए मैं इस जो टॉपिक था अपना 16 पूरा ये ऑर्गेनिक जो मैटर एंड ह्यूमस को इसको कंप्लीट अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। इसको मैं पहले ही पढ़ा सकता था क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था सोइल कंपोनेंट्स करके, ठीक है। तो सोइल कंपोनेंट्स के अंदर मैंने बता दिया था कि 45% मिनरल्स वगैरह वो होते हैं। उसके बाद में 5% मैंने बताया था माइक्रोब्स वगैरह, मतलब जो होते हैं ये किसके अंदर होती है, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर 5%। तो 5% का आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अपना ये पूरा एक यूनिट अपना कंप्लीट हो जाएगा ह्यूमस पढ़ने के बाद। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ये सब मतलब इतना सोइल का पढ़ लिया अपने, सोइल फॉर्मेशन एक एक स्टेप बाय स्टेप। अब बिल्कुल यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यदि वीडियो देख रहा हो तो पहले आप कंप्लीट वीडियो जाकर देख सकते हो। आपका सोइल साइंस से जो फोबिया है, जो डर है, बिल्कुल 100% निकल जाएगा। और आप अच्छे से इसको नोट्स भी बना लो तो कोई भी इसका यूजी का स्टूडेंट देख रहा हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि पूरा ईयर में अपने सोइल साइंस चलता है, ठीक है। उसी साथ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो तो उसके आपके क्वेश्चन जरूर यहाँ से आएंगे। 100% क्वेश्चन इधर से आपके आने वाले, कोई एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आएगा तो बेसिक में 95% क्वेश्चन आपके इधर से ही मिलने वाले हैं आपको। तो आप इसके नोट्स भी अच्छे से बना सकते हो। तो आप जब पढ़ेंगे ह्यूमस, ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ह्यूमस सबसे पहले ह्यूमस पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर हम आपने पढ़ा दिया था कि सोइल कोलोइड्स होते हैं। सोइल कोलोइड्स के अंदर आपने बताया था कि जो ह्यूमस होता है एक टाइप का किस क्या होता है, ऑर्गेनिक कोलोइड्स होते हैं, ठीक है। और जिसका ऑर्गेनिक कोलोइड्स का मैंने बता भी दिया था वहां पर भी आपको, और यहाँ पर भी आप इसकी डिटेल में स्टडी अपन करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमस क्या है। पहली बात तो सीधी सी बात है कि ऑर्गेनिक मैटर का क्या एक टाइप पार्ट है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ही अपने को पाया जाता है और इसके अंदर कोलोइड प्रॉपर्टी होती है। इसलिए इसको अपने और भी क्या बोलते हैं, इसको कोलोइड, इसको क्या बोलते हैं अपन, कोलोइड पार्टिकल भी होता है, ठीक है। तो ह्यूमस क्या होता है, एक टाइप का कोलोइड पार्टिकल होता है, ठीक है। उसी के साथ में बात करते हैं, जो कलर की बात करें तो ये क्या होता है, डार्क कलर का होता है, ठीक है। आपको जब मतलब कहीं ज्यादा अमाउंट में जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर दिखेगा आपको, कहीं भी सोइल वगैरह हो गया या फॉरेस्ट के एरिया में जाओगे जहाँ पर मतलब लीफ वगैरह गिरती रहती है, और वहां पर डिकम्पोजिशन होकर के क्या बन जाता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर वगैरह बनता है। तो जो भी आपको जैसे आप देखते भी हो, आप फील्ड में देखे हो, यूजी किए हो, आपने सबने देखा होगा या नहीं भी देखा हो, तो अपन जो गोबर होता है, गोबर भी अपन जैसे बहुत दिन तक पड़ा रहता है तो उसका डार्क कलर हो जाता है। तो वो भी एक क्या है अपना, उसके अंदर भी ह्यूमस कंटेंट होता है ना, क्योंकि उस वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है। क्योंकि लास्ट लास्ट क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, जिसके अंदर अपन एनिमल वगैरह, प्लांट वगैरह के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, रेजिडुअल मटेरियल होते हैं, उनकी बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। उसका डिकम्पोजिशन होता है, उसके बाद ही क्या बन जाता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर बनता है। और उसका आपने कलर देखा है वो कैसा होता है, डार्क कलर होता है। तो ये रटने का कुछ नहीं है वैसे, सिर्फ ये आप याद रखना है कोलोइड पार्टिकल तो होता है, और वो भी किस टाइप का होता है, ऑर्गेनिक टाइप का होता है। वो अपन ने उस क्लास में भी अच्छे से इसकी यहाँ पर बात कर ली थी, और एक बार मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, ठीक है। तो कंपोजिशन को भी अपने को ऐसा, क्योंकि डाटा बहुत है, अपने पूरा एग्रीकल्चर आप पढ़ोगे ना, 10 से 12 सब्जेक्ट अपने एग्रीकल्चर के अलग अलग, तो डाटा बहुत हो जाते हैं। और आजकल क्या है, थोड़े फैक्चुअल डाटे में क्वेश्चन पूछ लेता है, सोइल साइंस में से, एग्रोनॉमी वगैरह में से, स्टेट वगैरह में से, तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता था। अपने को कैसे रिमेंबर रहे कि अपन एक डाटा याद करें, उससे अपने 4-5 क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही मैंने पूरा पूरा A to Z आपको सोइल साइंस ऐसे ही पढ़ाया है मैंने, बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक तरीके से। तो आप लोग जाकर के देख सकते हो, और भी अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस नाम करके प्लेलिस्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपोजिशन की बात करें, ह्यूमस की बात कर लिया कि क्या है ह्यूमस, मैंने बता दिया कि कोलोइड पार्टिकल होता है, डार्क एंड कलर का ये होता है, और एक टाइप का क्या होता है, ऑर्गेनिक अपने पास ऑर्गेनिक कोलोइड्स ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कंपोजिशन, क्योंकि बहुत बार कंपोजिशन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कंपोजिशन क्या है, मतलब किस किस चीज से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो ऑर्गेनिक मैटर था, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आपको बिल्कुल मैं ऑर्डर वाइज, मतलब उसका रजिस्टेंट ऑर्डर,
मतलब जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके अंदर डिकम्पोजिशन के रजिस्टेंट मतलब प्रतिरोधकता उसकी बढ़ रही थी, मतलब उसका मैंने ऑर्डर बताया था आपको। क्या क्या था, सिंपल फॉर्म में पहले स्टार्च बताया, उसके बाद सिंपल प्रोटीन, उसके बाद कर्ड प्रोटीन, उसके बाद सेलुलोज हेमी सेलुलोज, उसके बाद लिग्निन। तो सबसे आपको मेनली जो मैंने बताया था वहां पर इसका डिकम्पोजिशन बहुत हार्ड होता है, मतलब होता ही नहीं है, बहुत रेयर होता है, और वो भी कौन करते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज वगैरह। ये लास्ट लेक्चर में अपने कंप्लीट बात कर लिया था, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से देखा हो तो इसमें आपको इतना कुछ डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ लाइनें बताऊंगा, कुछ लाइनों से आपका पूरा ह्यूमस आपके दिमाग में फिट हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल प्रोमिस है आपके साथ, ठीक है। तो ह्यूमस का मैंने बता दिया, एक ही लाइन याद रखना आपको कि सर ये कोयलर पार्टिकल होता है। उसी के साथ में एक और लाइन यहाँ पर याद रखनी है ह्यूमस के बारे में कि ये जो होता है ह्यूमस, ये ह्यूमस क्या होता है, रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन। बिल्कुल सर, क्योंकि सर जब ऑर्गेनिक मैटर में आपने बताया था, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर बताया रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन, ठीक है। दूसरी लाइन आपको याद रखनी है डिकम्पोजिशन। अब ये भी कैसे याद रखनी है, कंपोजिशन के अंदर अपने को इस मतलब बहुत अपने को इजी रहेगा याद रखना। तो रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में भी कुछ पार्टिकल पाए जाते थे, जैसे लिग्निन वगैरह था। मैंने लिग्निन को बताया था हाईली ये क्या होता है, रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन होता है। कौन होता था, लिग्निन, और उसको ओनली एक्टिनोमाइसिट एंड बेसिटोमाइसिटीज ही क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन। बाकी कोई भी बैक्टीरिया फंजाई वगैरह इसको डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते थे इसका, ठीक है। तो उसी की तर्ज भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। मैंने आपको लाइन याद करवाया, एक तो क्या होता है, कोलोइड पार्टिकल होता है ह्यूमस, ठीक है सर, इतना याद हो गया। उसके बाद मैंने बताया कि रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो सबसे ज्यादा इसके अंदर रेजिस्टेंट पावर होती है डिकम्पोजिशन के लिए, मतलब बहुत कम डिकम्पोजिशन होता है, वो कौन सा होता है, ह्यूमस होता है, तो ठीक है। अब मैंने आपको ऑर्गेनिक मैटर में बताया, तो ऑर्गेनिक मैटर में क्या था कंपोनेंट में, लिग्निन। तो सीधी सी बात है, लिग्निन की अमाउंट भी इसमें क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए सर, जब ये ह्यूमस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये लाइन किससे याद रखोगे आप, लिग्निन से, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन में जाते हैं। डिकम्पोजिशन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंटेंट कौन सा पढ़ेंगे, लिग्निन ही पढ़ेंगे, ठीक है। लिग्निन मैंने बता दिया यहाँ पर 35 से 50%, मतलब सर आप बता रहे हो कि जो ह्यूमस होता है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है डिकम्पोजिशन के, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रतिरोधकता होता है, किसके लिए, हम इसके डिकम्पोजिशन के लिए। तो होगी तो सर इसके अंदर लिग्निन कंटेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लिग्निन कंटेंट, जो लिग्निन होता है अपने ऑर्गेनिक मैटर में, ये बहुत हाईली रेजिस्टेंट होता है टू डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। तो सर इसके अंदर ह्यूमस भी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर का ही पार्ट है, तो ऑर्गेनिक मैटर का ही पार्ट है, और आपने बताया कि रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन होता है। तो सर इसके लिग्निन की अमाउंट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं 50% इसके अंदर क्या डाल दिया, इसके कंपोजिशन में, ह्यूमस के कंपोजिशन में लिग्निन डाल दिया, ठीक है। तो आपके दिमाग में ऐसे रखना है कि लिग्निन बहुत रेजिस्टेंट बताया था सर ने, तो लिग्निन को मैंने क्या डाल दिया, ह्यूमस में भी कितना डाल दिया, 50%, क्योंकि ये रेजिस्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन के लिए। तो आपको दिमाग में इसको डाटा क्या रखे आप, 50% के समथिंग, मतलब 35 से 55%। उसके बाद देखते हैं प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन होगी 35, देख रहे हो 35 के बाद में क्या आ रहा है, 5 तो सीधे से क्या करना है आपको, 5 दिख रहा है, 35 में से 5 माइनस कर देने का है, ठीक है। 5 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 30, तो 30 से 35 क्या बच जाएगा, प्रोटीन, ठीक है। तो ये दोनों मेजर पार्ट होते हैं, इसलिए इसको एक और नाम देते हैं ह्यूमस को। इनको दोनों का अपन देखते हैं कौन कौन सी, लिग्निन और प्रोटीन को ये कितना अमाउंट मिल गया, 70 से 80%, मतलब सर 70 से 80% इसके अंदर कौन सा पार्ट बन गया, लिग्निन का पार्ट मिल गया। इसलिए इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, ह्यूमस को लिग्नो प्रोटीन कंपाउंड के नाम से इसको जानते हैं, लिग्नो प्रोटीन के नाम से इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी पाई जाती है, लिग्निन एंड प्रोटीन की। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट इसके और कंपाउंड है, एक है सेलुलोज, एक है हेमी सेलुलोज। तो सेलुलोज यहाँ पर 5 से 12% होता है, उसके बाद हेमी सेलुलोज उससे थोड़ा कम पाएगा, 3 to 5%, ठीक है। तो कभी भी आपके पास फैक्चुअल डाटा वगैरह पूछेगा ऑप्शन देके, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, किससे, ओनली लिग्निन कंटेंट याद रख के, ठीक है। लिग्निन कंटेंट सर आपने याद दिला दिया था, हमारे को 50 के आसपास होता है, और ये दोनों मिला करके 70 से 80 हो रहा है, तो बच गया 30%, क्या बच गया यहाँ पर, प्रोटीन बच गया। उसके बाद सर बच गया 20% में मैं किसको किसको डिवाइड कर दूंगा, सेलुलोज थोड़ी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और हेमी सेलुलोज थोड़ा सा कम अमाउंट में पाया जाता है सर। तो ये क्या हो गया, 5-12% हो गया, 3 to 5% क्या हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब ये जो कंपाउंड होते हैं, जितने भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं, पता है। तो ये सब किससे मिलकर होते हैं, जितने भी अपने एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट की फॉर्म से बने होते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जितने भी अपने एलिमेंट होते हैं, उनके उनसे उनका मतलब कंबाइंड रूप ही क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स रूप मतलब कॉम्प्लेक्स जितने भी एलिमेंट मिलकर के क्या बुलाते हैं, अपने जितने भी ये कंपाउंड अपने पास कंपोनेंट, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, तो ये सब किससे मिलकर बने हुए थे, ये एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो अब इसके अंदर बहुत बार एलिमेंट का अपने को कंपोजिशन पूछ लेता है, तो एलिमेंट की बात करें तो इसके अंदर कार्बन की बात करें, कार्बन अकेला 50% होते हैं,
इसको कैसे याद रखना है, जैसा कि मैंने बता दिया ह्यूमस क्या है यहाँ पर, ऑर्गेनिक मैटर है सर। और ऑर्गेनिक मैटर किसको बोलते हैं सर, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब कौन, CHO मतलब कौन, इसकी अमाउंट सब मतलब ज्यादा होती है 50% से ज्यादा अमाउंट यदि हमारे को CHO की दिखाई दे रही है, कौन की दिखाई दे रही है, वही किसकी तरह बिहेव करती है, ऑर्गेनिक मैटर की तरह बिहेव करते हैं सर। इतना हमारे को पता है, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो सर जब 50% यहाँ पर कार्बन की अमाउंट होगी ऐसे, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर पढ़ रहे हैं तो आपको कौन दिमाग में रहेगा, तो पहले मैंने बता दिया कि 50% कौन होता है यहाँ पर, कार्बन। उसके बाद हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन कितना होता है 5%। उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है 35%। उसके बाद बच गया नाइट्रोजन 5%। उसके बाद अदर जितने बच गए वो कितने बच गए यहाँ पर 5% बच गए। अब इसको याद कैसे रखना है कि जो कार्बन रेशियो मैंने बताया था, CN रेशियो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। कार्बन रेशियो लास्ट लेक्चर में बता दिया था, वहां पर ह्यूमस का जो आपको मैंने बताया था 10:1 बताया था, नहीं बताया था। अब 10:1 कार्बन का रेशियो क्या था, कार्बन की जो टोटल कार्बन था उसका अपोन में नाइट्रोजन, ये तो CN रेशियो था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ कि 50% मैंने क्या रख दिया यहाँ पर बता देता हूँ कि 50% मैंने क्या रख दिया, एक मिनट यहाँ पर अपनी रेज करके यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। तो आपकी अपन बात करते हैं कि सर 50% कार्बन रेशियो की बात कर रहे हैं, तो 50% C/N इसकी तो बात कर रहे हैं, तो 50% क्या है सर मेरे पास यहाँ पर कार्बन है, और उसके साथ में 5% क्या है मेरे पास नाइट्रोजन है। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 10/1, मतलब ह्यूमस का जो यहाँ पर मेरे पास जो CN रेशियो था ह्यूमस का वो कितना था 10:1। तो इसको इससे भी आप याद रख सकते हो। आपको यदि डायरेक्ट डाटा मतलब ऑब्जेक्टिव में आ गया तो उससे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो डाटा को मल्टीप्लाई करके। तो सीधी सी बात है 10 टाइम्स किसका कर दो है तो 5% इसको याद रख लो, या कार्बन को आप 50% रख लो। कैसे याद रखेगा कार्बन का, मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर का मेजर जो कंपाउंड जिसके एलिमेंट से बने होते हैं वो होता है कौन, मतलब कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर कार्बन की अमाउंट सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद कम हाइड्रोजन की। ये अपना रेशियो होता है, ठीक है। तो उसी बेसिस में मैंने बताया 35% ये हो गया। उसके बाद में सर ऑक्सीजन को आप अच्छा अमाउंट में बताया तो 35% ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद बच गया 5% ये हो गया, 5% ही क्या हो गया हाइड्रोजन। जितना नाइट्रोजन आया उतना मैं कर दूंगा हाइड्रोजन, और जो जितना अपना नाइट्रोजन था उतना अपना कर दूंगा अदर। तो आप मतलब एक 50% याद रख लीजिए, 50% है तो इसका 10 टाइम्स कर दोगे तो नाइट्रोजन आ जाएगा, और नाइट्रोजन का सेम कर दोगे तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसका सेम कर दोगे अदर, और बच गया 35% क्या हो गया ऑक्सीजन। तो आपको ओनली कितना डाटा याद रखना है, एक ही कार्बन का 50%। उसी के साथ में लिग्निन में मैंने कंपोजिशन बताया आपको एक डाटा याद रखना है अप्रोक्स 50%। तो 50-50 अपन यहाँ पर खेलते हैं कंपोजिशन एंड एलिमेंट के अंदर, तो अपने वो डाटा अपने को लाइफ टाइम तक आपको याद रहने वाले हैं, ठीक। तो वही बात, इतना क्लियर हुआ। यदि कुछ डाउट होता है तो बता सकते हो आप मेरे को कमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमस की। फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमस का मतलब इसका अंश, मतलब कौन कौन से इसके अंश पाए जाते हैं ह्यूमस के अंदर, क्योंकि ह्यूमस के अंदर किस टाइप के अपने को फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर 3 टाइप्स के अपने को मतलब अंश देखने को मिलते हैं, फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। एक होता है फ्यूल्विक एसिड, एक होता है ह्यूमिक एसिड, एक होता है ह्यूमिन, ठीक है। तो 3 टाइप के मिलते हैं। तो इसको मैंने आपको यहाँ पर मतलब डिवाइड कर लिया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है कि जो ये एसिड होते हैं किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं, इनके कलर के बारे में एंड इसके मोलिकुलर वेट के लेकर के बहुत मतलब स्टेटमेंट में क्वेश्चन वगैरह GRF में बहुत देखने को मिलते हैं। तो आने वाले में अच्छा यदि पेपर बनेगा तो इसके अंदर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो बहुत बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो 3 मैंने बता दिया आपको, कितना बताया फ्रैक्शन के अंदर, फ्यूल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिन, ठीक है। फ्यूल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिन, ठीक है, 3 चीज बताया। उसके बाद सोल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो फ्यूल्विक एसिड जैसे हमने अपने फर्स्ट टाइम पढ़ा फ्यूल्विक एसिड, तो जो फ्यूल्विक एसिड होता है ये बोथ मीडियम के अंदर सोल्यूबल होता है। मतलब किस टाइप का, मतलब एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, तो दोनों टाइप के मतलब बेसिक एंड एसिडिक मीडियम में जो सोल्यूबल होता है सर वो होता है फ्यूल्विक एसिड। उसका जो कलर की बात करें तो इसका कलर होता है लाइट येलो कलर होता है। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड जो होता है ये ओनली सोल्यूबल इन बेसिक मीडियम में होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमिन, ह्यूमिन इन सोल्यूबल इन बोथ मीडियम। तो आपको दिमाग में क्या रखना है सर, फ्यूल्विक एसिड, एफ एफ पहले आता है, उसके बाद एच आता है, उसके बाद एच आता है। तो फ्यूल्विक एसिड यू से याद रखोगे ह्यूमिन, ह्यूमिक, और उसके बाद याद रखोगे ह्यूमिन, मतलब लास्ट का याद रख लोगे सी और एन, ऐसे दिमाग में रखने का। फ्यूल्विक का पहले आता है तो सी भी इसमें पहले आएगा और एन इसमें लास्ट में आएगा, क्योंकि बहुत बार आप क्या करोगे ह्यूमिक एंड ह्यूमिन को मिक्स कर दोगे। तो ह्यूमिन मतलब फर्स्ट लेटर यहाँ पर एच है सेम है, तो यहाँ पर क्या याद रख लोगे, इसके अंदर सी है तो ये पहले आएगा, इसके अंदर लास्ट में एन है तो ये क्या आ जाएगा लास्ट में आ जाएगा, ऐसे दिमाग में रखना है।
तो पहला फ्लूइक एसिड है, फ्लूइक एसिड को क्या करोगे आप, बोथ मीडियम में क्या करोगे, सोल्यूबल कर दोगे, जबकि इसका लास्ट वाला ह्यूमिन होगा, इसको क्या याद रखना है, इनसोल्यूबल होगा दोनों मीडियम में। बच गया अपना ह्यूमिक, तो मीडियम वाला जो मिडिल में पोर्शन में है, तो मिडिल में है तो मिडिल क्या हो गया, इसको अपन ओनली किसके अंदर, बेसिक के अंदर क्या कर देंगे अपन, जैसे सी है, सी याद रखें, लास्ट का लेटर कहाँ बताया मैंने आपको, सी बताया, तो सी के सी से पहले क्या होता है, बी होता है, तो ये किस कौन से मीडियम में सोल्यूबल होता है, ओनली बी में, मतलब बेसिक मीडियम के अंदर ये सोल्यूबल होता है। तो सोल्यूबिलिटी ऐसे याद रख लोगे। उसके बाद कलर आपको याद रखना है, इसके दोनों मीडियम में रहता है। फ्लूइक एसिड अपने को आप जूलॉजी वगैरह में पढ़ते आए, इसका येलोइश कलर होता है, अपने ह्यूमन के अंदर वगैरह में मतलब फोलिक एसिड वगैरह ऐसा आपने बहुत सुना है, ठीक है, तो उससे आपको याद रह जाएगा कि लाइट येलो कलर होता है इसका। उसके बाद जैसा कि मैंने फर्स्ट लाइन में बताया था कि ह्यूमस होता है डार्क कलर का होता है, तो आपको डार्क कलर करना है तो सीधी सी बात है, मैंने दोनों कंपोनेंट डार्क होंगे तभी तो येलो पे डोमिनेट करेंगे, तभी तो अपना कलर डार्क होगा। तो ये थोड़ा लाइट येलो होता है, ये थोड़ा डार्क कलर या डार्क ब्राउनिश कलर होता है, वो डार्क ब्लैक कलर का होता है, कौन, ह्यूमिन होता है, ठीक है। मोलिकुलर वेट की बात करें तो मोलिकुलर वेट जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे मोलिकुलर वेट इसका बढ़ता जाएगा, लेस होता है, उसके बाद मीडियम, मिडिल में जो है उसका मीडियम है, लास्ट में जो उसका क्या है, हाईएस्ट है। उसी के साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इसकी रजिस्टेंट, मतलब डीकम्पोजिशन के लिए रजिस्टेंट में जैसे जैसे नीचे जाऊंगा यहाँ पर, तब टॉप टू बॉटम इसकी जो रजिस्टेंट पावर होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है, रजिस्टेंट टू डीकम्पोजिशन, ठीक। रजिस्टेंट टू डीकम्पोजिशन जो होता है वो बढ़ता जाता है कब, या तो सबसे अब इसके अंदर भी आपको मेनली आपको ऑर्गेनिक मैटर में पूछा तो लिग्निन ऑप्शन जाएगा, लेकिन ह्यूमस के अंदर या आपको लिग्निन ऑप्शन भी दे दे, ये भी दे दे ऑप्शन के अंदर, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो जिसके अंदर रेजिस्टेंट पावर होती है ह्यूमस के अंदर वो कौन सा होता है, लेकिन ह्यूमिन होता है, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखना है। तो सबसे ज्यादा जिसकी हाईएस्ट रेजिस्टेंट पावर होती है वो किसकी होती है, ह्यूमिन की होती है। अंश का मैंने बता दिया, आपको टेबल फॉर्म में याद रखना है, बिल्कुल क्लियर ऐसे कैसे नोट्स बनाकर आपको रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमस, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमस की बात कर देंगे अपन, तो प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमस पढ़ने से पहले आपको एक फर्स्ट लाइन जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस कोलोइड पार्टिकल है। तो जब कोलोइड पार्टिकल है तो मैंने आपको कोलोइड्स पढ़ाया था, सॉइल कोलोइड्स पढ़ाया था, उस टाइम में मैंने इसकी मेजर आपको प्रॉपर्टी बताया था, तो सेम वो प्रॉपर्टी ही इसके अंदर अपन बात करने वाले, वो प्रॉपर्टी आपको याद है तो ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको याद रहने वाली है, ठीक है। बस इसके अंदर आपने देखना है कि वो जो प्रॉपर्टी थी कोलोइड्स की, वो प्रॉपर्टी ह्यूमस के अंदर कितनी क्या होती है, उसके अमाउंट वगैरह के हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे, बाकी जो भी जितने भी टर्म्स है जो प्रॉपर्टी है वो सेम यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात कर ले, एसिडिक नेचर का होता है, बिल्कुल सर, जैसा कि अपन सर आपने लास्ट स्लाइड में बताया था, जितने भी आपने लास्ट स्लाइड में बताया कि क्या था, ह्यूमिक एसिड है, फ्लूइक एसिड है, ह्यूमिन है, तो सभी सबस्टांट क्या है, एसिडिक सबस्टांट है, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, फंजाई वगैरह होते हैं, ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, तो एसिडिक कंपाउंड के फॉर्म में सीक्रेट करते हैं, और उससे क्या हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब पीएच जो होती है वो कम हो जाती है, पीएच का कम होना मतलब क्या हो गया, एसिडिक मीडियम का बढ़ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये जैसा कि आपको फ्रिक्शन याद है तो आप उससे चीज से बिल्कुल रिलेट कर लोगे कि ये क्या क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, कोलोइड पार्टिकल होता है, ये मैंने बता दिया। तो कोलोइड पार्टिकल होता है तो सीधी सी बात है, वहां पर मैंने बताया था कि कोलोइड पार्टिकल के सरफेस पे क्या चार्ज होता है, मैक्सिमम नेगेटिव सरफेस चार्ज होता है, तो नेगेटिव सरफेस चार्ज हो, जब ये अपने पास ह्यूमस है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसके ऊपर एब्जॉर्ब होने के लिए कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एब्जॉर्ब कौन होता है यहाँ पर, कैटायन होते हैं। उसके बाद डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर, इसका मैंने कलर बता ही दिया आपको, तो 5 पॉइंट तो सीधे सीधे आपको याद हो गए, इसमें अंदर कुछ रटने की बात नहीं है। फ्रिक्शन से आपने देखा कि फ्लूइक एसिड, ह्यूमिक एसिड मतलब एसिडिक कंपाउंड इसके अंदर होते हैं, तो इसका नेचर भी क्या हो गया, एसिडिक नेचर हो गया। कोलोइड्स तो आपको मेनली एक ही सिर्फ मेन टर्म्स याद रखनी थी, फर्स्ट जो अपन ने स्लाइड में देखा था कोलोइड्स, तो कोलोइड्स याद रखोगे। कोलोइड्स से आपको क्या याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वहां पर बताया था कि कोलोइड्स की तो बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, वो कहती है नेगेटिव चार्ज के ऊपर सरफेस के ऊपर पाई जाना, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी खेलते हैं। और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो था उस सेकंड इंपॉर्टेंट फिनोमेना मैंने बताया था अपना, अपने जो भी जितने भी प्लांट्स वगैरह के ग्रोथ के लिए या फूड के लिए, जो सेकंड फोटोसिंथेसिस के बाद जो फिनोमेना था वो कौन सा था, सीईसी था। कौन बताए थे, मार्शल नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, जो कंप्लीट हमने बात कर लिया, तो आप जरूर देख सकते हो एक बार हमारे पहले वाली वीडियो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेजिस्टेंट और डिकम्पोजिशन, ये भी अपन ने बात कर ली। उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब वो कैसे होती है उसको समझो। ह्यूमस होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होती है, ठीक है। अब जब छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो सीधी सी बात है, इनके अंदर जो पोर स्पेस होगा वो अच्छा खासा होगा, तो पोर स्पेस ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। कोई एग्रीगेट फॉर्म कर लेता है, तो ऐसे छोटे छोटे एग्रीगेट फॉर्म कर लिया पुंज टाइप में, ऐसे ऐसे एग्रीगेट फॉर्म कर लिया, तो इसके अंदर जो
स्पेस था, जो मतलब माइक्रोपोर है जिसके अंदर अपना जो वाटर होल्ड करता है, तो वो माइक्रोपोर्स की इसके अंदर परसेंटेज ज्यादा होती है, इसके लिए इसके अंदर वाटर होल्डिंग अच्छा खासा वाटर को भी क्या कर लेते हैं, होल्ड करके रखते हैं। आप कहीं भी देखोगे ना, ये ऑर्गेनिक मैटर भी देखोगे तो वहां पर आपको मॉइस्चर अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में सीईसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका याद रख लेना कि सबसे ज्यादा सीईसी, मैंने सोइल सोइल कोलर्स पढ़ाया था, वहीं भी आज आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर किया था कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया किसकी सबसे ज्यादा सीईसी होती है, और फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड में आपको दे दिया केएल यूनाइटेड लिख दिया, तो आप तुरंत टिक करके निकल जाते हो वहां पर केएल यूनाइटेड, लेकिन वहां पर यदि फोर्थ ऑप्शन में आपको ह्यूमस वहां पर डाल दिया, तो सबसे ज्यादा जो सीईसी होती है वो किसकी होती है, ह्यूमस की होती है, 150 से 300 गुलाम मोल पर केजी, ठीक है। यूनिट याद रखनी है, इसकी अपन ने कंप्लीट वहां पर बात कर ली थी, वो डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हो एक बार। उसके बाद बफरिंग कैपेसिटी की हाईएस्ट होती है। बफरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब जो सोइल है, सोइल का मतलब एसिडिटी, मतलब उसकी जो पीएच होता है, पीएच रेंज का बढ़ना घटना, उसकी जो वेरिएशन होता है पीएच रेंज में, उसको बनाए रखना, मतलब पीएच को एक न्यूट्रल कंडीशन के आसपास रखना, उसको बोलते हैं अपन बफरिंग कैपेसिटी। तो इसकी बफरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, मतलब ये पीएच रेंज को भी अच्छा खासा मेंटेन करता है। उसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिक हीट, तो इसकी स्पेसिफिक होती है 0.5 किलो जूल केजी डिग्री सेंटीग्रेड इसकी होती है, इसकी डिग्री भी याद रख सकते हो 0.5। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला तो स्पेसिफिक हीट का होता है, ये होता है डेल्टा ई, मतलब जो एनर्जी होती है डिवाइड बाई जो इसका मास होता है इनटू डेल्टा टी। मतलब डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में अपने 1 डिग्री यदि 1 सेंटीग्रेड मैंने वेरिएशन किया, कोई भी मेरे पास मास हो, जैसे मैंने 1 केजी मेरे पास सोइल है, 1 केजी सोइल को मैंने 1 सेंटीमीटर क्या किया, मैंने टेम्परेचर किया, तो उसके लिए जितनी मतलब मेरे को एंथैल्पी, मेरे को तो एनर्जी मेरे को रिक्वायरमेंट होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। तो ठीक है, तो ह्यूमस के लिए कितना होता है, 0.5 केजी होता है। जैसे और भी याद रख सकते हो आप यहाँ पर, वाटर के लिए ये कहाँ कहाँ आता है, 1.0 होता है। उसी के बाद सोइल की बात करें तो सोइल के लिए 0.2 होता है, और ह्यूमस के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कितना होता है, 0.5, ठीक है। स्पेसिफिक हीट इसके लिए 0.5 होती है, सोइल की यहाँ पर स्पेसिफिक हीट 0.2 होती है, केजी सॉरी किलो जूल केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक। इतना क्लियर हो। उसके बाद कोहेजन एंड प्लास्टिसिटी इसकी बहुत कम होती है, ये आपको याद रखने का है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर लो होती है। उसके बाद एमोर्फस एंड नॉन क्रिस्टलाइन होता है, मतलब किसी प्रकार इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखेगी, एमोर्फस दिखेगा, मतलब बिना आकृति का दिखेगा आपको, ऐसे दानेदार फॉर्म में दिखेगा, मतलब चीनी टाइप में, ऐसे मतलब एग्रीगेट्स फॉर्म में दिखेगा, मतलब किसी इसकी कोई स्पेसिफिक टाइप की क्रिस्टल, मतलब इसकी कोई स्ट्रक्चर वगैरह आपको, शेप वगैरह, साइज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता, तो नॉन क्रिस्टल ये होता है। और उसके बाद में गुड वाटर एब्जॉर्बर होता है। गुड वाटर एब्जॉर्बर का मतलब क्या हो गया कि सर एब्जॉर्ब जब भी करेगा ना, जब इसकी मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा क्या है, क्यों क्यों है, क्योंकि एब्जॉर्ब अच्छा खासा कर रहा है वाटर को, जो एब्जॉर्ब अच्छा खासा वाटर को करेगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एब्जॉर्ब अच्छा खासा क्यों कर रहा है, इसके अंदर जो माइक्रो पोर्स होते हैं उसकी परसेंटेज इसके अंदर क्या होती है, अच्छी खासी होती है, तो इस पोर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे इसके अंदर को देखने को मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइड में अपने, इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस ऑन सोइल पार्टिकल्स, ठीक है। अपन ने पढ़ लिया, प्रॉपर्टी देख लिया ह्यूमस की, जितना क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इफेक्ट, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का या ह्यूमस का अपन सोइल के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मेरे पास ये मेरा मेरा एरिया है, मेरा मेरा क्या लैंड है, खेत है, इसके अंदर मैंने जब ऑर्गेनिक मैटर में डालूंगा, ऑर्गेनिक मैटर डालूंगा तो इसके अपनी सोइल है, इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, क्या क्या इसके प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज होगा, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि जरूरी है, अपन सोइल साइंस पढ़ रहे हैं तो सोइल साइंस में अपने को वही तो पढ़ेंगे जो अपने को रिक्वायरमेंट हो, ऐसा तो है नहीं और कुछ अपने को ऑर्गेनिक मैटर बनाने के लिए बैठ गए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर बनाने के लिए बैठेंगे तो अपन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में या एग्रोनॉमी में क्या पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो सोइल के बेसिस पे अपन सोइल की इंपोर्टेंस यहाँ पर देखेंगे, तो सोइल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था कि इसका डिकम्पोजिशन होकर के सोइल के अंदर क्या रिलीज करता है, मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट वगैरह कैसे क्या फॉर्म में छोड़ता है अपने सोइल के अंदर डिकम्पोजिशन के बाद ऑर्गेनिक मैटर, उसकी अपन ने बात कर ही ली थी। उसके बाद अपन बात कर लेंगे सोइल प्रॉपर्टी, बिल्कुल क्लियरली आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर कर रहा हूँ। फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट्स में आप जरूर मेरे को बोल दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सोइल स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको सोइल फिजिक्स का लेक्चर लिया था, उस टाइम भी आपको सोइल प्रॉपर्टी के अंदर मैंने बता दिया था, अपना जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर अपना सोइल स्ट्रक्चर के ऊपर था, ठीक है। तो सोइल स्ट्रक्चर के बाद वहां पर मैंने स्ट्रक्चर में बताया स्पेरोइडल स्ट्रक्चर, मतलब क्रम्बी टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है, वहां पर मैंने बता दिया क्रम्बी मतलब जिसके अंदर एग्रीगेट्स थोड़े पुंज टाइप की स्ट्रक्चर बन जाते हैं, एग्रीगेट्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, वहां पर क्रम्बी लाइक की स्ट्रक्चर बनती है। और जैसा कि यहाँ पर मैंने बता दिया जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस कोलोइड्स होता है, ऑर्गेनिक कोलोइड्स होता है, और इसके अंदर जो कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, गम लाइक, मतलब
गम लाइक चिपचिपा सब्सटेंस टाइप का होता है ये कौन, ह्यूमस। तो उसकी वजह से चिपचिपा होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में चिप करके क्या बन जाते हैं, क्रम्बी लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वहां पर मैंने बताया भी था कि ये जो अपनी जो सोइल मतलब प्रोटेक्शन के लिए बहुत बेस्ट सोइल होती है, कौन सी, क्रम्बी लाइक सोइल, ठीक है। उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की ज्यादा होती है, प्रॉपर्टी में अपन इसकी बात कर लिया था। पोर स्पेस इसके अंदर अच्छा खासा होता है, ठीक है, तो पोर स्पेस भी अच्छा खासा होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर सोइल एरेशन मतलब इसके अंदर जो पोर स्पेस जब अच्छा खासा हुआ तो सीधी सी बात है, पोर स्पेस से आपको दोनों पॉइंट याद रख सकते हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी और इसके साथ में पोर स्पेस से क्या याद रख सकते हो, सोइल एरेशन भी। तो सोइल एरेशन कौन करता है, मैक्रोपोर करते हैं। उसके बाद में जो वाटर वाटर का काम करते हैं वो कौन करते हैं, माइक्रोपोर्स करते हैं। ये अपने फर्स्ट लेक्चर में जब सोइल साइंस अपन स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सोइल टेम्परेचर। तो जैसे कि इसको अपन जैसे इसको अपन ऐड करते हैं सोइल के अंदर तो सोइल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि क्या होता है, डिकम्पोजिशन जब होता है तो डिकम्पोजिशन होता है तो उस टाइम क्या होता है, माइक्रोब्स वगैरह से एनर्जी रिलीज होती है। मतलब जब एनर्जी रिलीज होगी तो सीधी सी बात है वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप कभी भी आप ऑर्गेनिक मैटर वगैरह या कंपोस्ट वगैरह, वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाओगे तो आप उसके बेड में आप उसके अंदर हाथ डाल के देखना, नीचे आपको थोड़ा हीट प्रोवाइड होगा। तो होता है क्योंकि वहाँ पर वो रिएक्शन वगैरह चलती है, उसके अंदर माइक्रोब्स वगैरह डिकम्पोजिशन करते हैं, तो इसलिए उसका टेम्परेचर थोड़ा क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद सोइल इरोजन, तो सोइल इरोजन को क्या करता है, ये कम करता है, ये याद रखने का। कैसे करता है कम सर, क्योंकि सर इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल सर आपने बता दिया। और छोटे छोटे पार्टिकल्स इसलिए होते हैं और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, कुंज बना लेते हैं, मतलब ऐसे एग्रीगेट फॉर्म बना लेते हैं। एग्रीगेट फॉर्म क्यों बनाते हैं सर, क्योंकि इसके अंदर गम लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्योंकि गम लाइक स्ट्रक्चर क्यों होती है सर, क्योंकि आपने बता दिया कि ये क्या होता है, कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं। और कोलोइड पार्टिकल का आपने फर्स्ट टाइम ही बता दिया था कि कोलो प्लस ओइड से मिलकर बनाता है, जिसका जो अर्थ बताया था सर आपने वो बताया था गम लाइक। तो गम लाइक सबस्टांस होता है, चिपचिपा टाइप सबस्टांस, तो आपस में जोड़ के रखते हैं। तो सोइल पार्टिकल्स को अपर सरफेस के ऊपर अच्छे से जोड़ के रखेगा तो सोइल इरोजन क्या होगा, कम होगा, सीधी सी बात है। उसके बाद माइक्रोबियल एक्टिविटी की बात करें तो माइक्रोबियल एक्टिविटी इसके अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है, डिकम्पोजिशन वगैरह के लिए बैक्टीरिया वगैरह अच्छे खासे होंगे। किसी प्रकार का कोई इसके अंदर केमिकल वगैरह नहीं होगा तो अपनी जो पॉपुलेशन होगी माइक्रोब्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन होगी, तो पॉपुलेशन एक्टिविटी भी क्या होगी इसके अंदर, अच्छी होगी। उसके बाद बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन की बात यहाँ पर करते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है, अच्छा अपना सोर्स माना जाता है किसके लिए, अपने सोइल्स के लिए। तो सीधी सी बात है इसके अंदर जब कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, सल्फर की, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप याद भी रख सकते हो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये जो होते हैं स्पेस मतलब बहुत मतलब अच्छे अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं किसके अंदर, अपने ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। तो ये जब अच्छे अमाउंट में पाएंगे तो सीधी सी बात है न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके अंदर इतना कुछ समझाने की बात है नहीं। सोइल पीएच की बात करें तो सोइल पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, तो सोइल पीएच क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है, जैसे इसको मिलाएंगे अपन तो क्या होगा, एसिड 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 होता है तो सर क्या करेगा ये, उसके अंदर पीएच को क्या कर देगा, कम कर देगा। उसके बाद डिक्यूमिनेशन ऑफ सोइल, वो सैलाइन सोइल का रिक्लेमेशन मतलब मिलाउट करना, मतलब मिक्स करना अपने को इसके अंदर, सैलाइन सोइल के अंदर इसको मिक्स करते हैं। क्यों करते हैं, सीधी सी बात है सब, सैलाइन सोइल का मतलब क्या होगा सर, इसकी पीएच बहुत ज्यादा है। पीएच ज्यादा है मतलब बेसिक बेसिक कंडीशन में अपनी सोइल वहां पर है। तो इस बेसिक कंडीशन में जब सोइल है तो इसको अपने को अच्छा खासा मतलब थोड़ा न्यूट्रल की अपने को कंडीशन में लेके आना है, क्योंकि न्यूट्रल जो सोइल होती है, अपन न्यूट्रल सोइल को क्या मानते हैं, बेस्ट सोइल मानते हैं। क्योंकि क्यों मानते हैं बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोबियल वगैरह पॉपुलेशन, बैक्टीरिया वगैरह की जो पॉपुलेशन अच्छी खासी होती है न्यूट्रल कंडीशन में, ठीक है। तो वो सोइल में क्या होगा, अच्छे से प्रॉपर डिकम्पोजिशन वगैरह होगा, अच्छे से माइक्रोब्स एक्टिविटी होगी, तो उसका क्या होगा, फर्टिलिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो अपन बेस्ट सोइल जो मानते हैं वो क्या उनसी मानते हैं, न्यूट्रल सोइल मानते हैं। तो जब सैलाइन सोइल मतलब हाईली जब उसके अंदर सैलाइन मिल रहा है तो वो क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अपने नेक्स्ट में जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे भी, आने वाले लेक्चर में प्रॉब्लमेटिक सोइल्स के अंदर इसको कंप्लीट बताऊंगा आपको कैसे क्या सिस्टम होता है। तो उसका रिक्लेमेशन करने के लिए, उसको मिलाउट के लिए, उसको सही करने के लिए, सोइल के सही करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ह्यूमस का यूज करते हैं। उसके बाद स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इन किले और इन सैंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्या होता है, इन किले सोइल मैंने बताया, किले के पास किले जो सोइल होता है उसका भी साइज बहुत कम होता है। तो किले भी क्या होता है, एक टाइप का अपने आप पास वो सॉलिड प्रॉपर्टी अच्छी खासी रखता है, ठीक है। तो स्वेलिंग श्रिंकेज की प्रॉपर्टी जो होगी, जैसे कि मैंने बताया स्वेलिंग श्रिंकेज की प्रॉपर्टी ह्यूमस में कम होती है, तो इसके अंदर किले के अंदर क्या होती है, और भी कम होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि सैंडी सोइल की बात करता हूँ, इन सैंडी सोइल के अंदर बात कर रहा हूँ स्वेलिंग श्रिंकेज, तो स्वेलिंग श्रिंकेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है। सैंडी सोइल के अंदर क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि
उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, मतलब जैसे यहाँ पर हमने ह्यूमस उसमें ऐड किया, तो ह्यूमस जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर थोड़ा सैंडी सॉइल के अंदर क्या होता है, पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, मतलब थोड़ा बड़े पार्टिकल्स होते हैं। जैसे अपन ह्यूमस के अंदर इसको ऐड करेंगे, ह्यूमस का ऐड करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर बढ़ जाएगा। तो जब मॉइस्चर वगैरह कंटेंट उसके अंदर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी अच्छे से शो करेगा। जबकि क्ले में क्या हो जाएगा, क्ले ऑलरेडी अपना मतलब चिपचिपा पदार्थ, मतलब थोड़ा चिकनी मिट्टी टाइप का होता है, उसके अंदर और अपन ह्यूमस अपन ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक बहुत ज्यादा लिक्विडी फॉर्म में या बहुत ज्यादा उस टाइप की फॉर्म में चला जाता है, इसलिए स्वेलिंग श्रिंकेज की प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बस इसके बाद सोइल सोइल सी तो सोइल सी सबसे ज्यादा इसकी होती है, मैक्सिमम होती है, तो ये भी 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पर बफर कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी जो सी आपको याद रखना है, 150 से कितनी होती है, 300 होती है, ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है, गुलाम मोल पर केजी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो अपन ने मैंने मोटा मोटा मतलब बात कर लिया, अपन ने कंप्लीट क्या क्या बात किया वो देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, बिल्कुल ह्यूमस में से बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत रिलेवेंट टॉपिक है इधर उधर से। मैंने बता दिया ह्यूमस क्या होता है, उसके बारे में बता दिया, कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं, डार्क कलर होता है। उसके बाद में इसका कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन का कैसे याद रखना है, ओनली 50% यूनिट से वो 50-50 खेलना है कंपोजिशन में और एलिमेंट के साथ में, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट बात की यहाँ पर फ्रिक्शन ऑफ ह्यूमस की, तो फ्रिक्शन ऑफ ह्यूमस में मैंने फ्लूइक एसिड पढ़ाया, ह्यूमिक एसिड पढ़ाया, ह्यूमिन पढ़ाया। इसको मैंने 3 टाइप्स में आपको डिवाइड करके बिल्कुल सिंपली आपको पढ़ा दिया, सोलिबिलिटी, कलर और मोलिकुलर वेट। उसका मैंने बता दिया कैसे याद रखना है। जो फ्लूइक एसिड है एफ पहले आता है, एच बाद में आता है, तो एफ पहले आ गया, एच बाद में आ गया, दोनों ह्यूमिक, ह्यूमिक में सी लास्ट में आ रहा है तो ह्यूमिक सेकंड नंबर पे आ गया, ह्यूमिन में एन लास्ट में आ रहा है तो थर्ड नंबर पे आ गया। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, गलत नहीं करके आना। तो फर्स्ट सर दोनों मीडियम में सोल्यूबल था, लास्ट का ओनली वो दोनों मीडियम में सोल्यूबल नहीं था, पी मेरे इसमें ओनली बेस में सोल्यूबल था। उसके बाद इसका कलर याद रखना है, उसके बाद मोलिकुलर वेट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमस, तो प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमस सर क्या है, तो कोलोइड्स की प्रॉपर्टी है वो ह्यूमस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जिसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने बता दिया था, सी आप 150 से 300, उसका मैंने सबका रीजन के साथ आपको बता भी दिया है कैसे क्या होता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस ऑफ सोइल प्रॉपर्टी, उसके बारे में मैंने कंप्लीटली आपको 13 टाइप की इसकी प्रॉपर्टीज का क्या इफेक्ट पड़ता है अपने सोइल के ऊपर, वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो जरूर मेरे को कमेंट्स में बोलिए, ठीक है। और भी अपने जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर आप जुड़ सकते हो। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी इस चीज़ का मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ वो उसका फल आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए बेस्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो उसका मेरे को जब भी आइडिया लगेगा जब आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, ठीक है। और अपना जो लेक्चर नंबर जो होगा अपना 28, उसके अंदर अपन बात करेंगे सोइल टेस्टिंग के बारे में, ठीक है। अब सोइल टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने सोइल का बहुत मेजर पूरा पोर्शन पढ़ लिया अपन ने, कैसे क्या इसको बनाया, कैसे इसका डिकम्पोजिशन किया, कौन कौन सी इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल इसको खोल खोल के इसको पूरा एक मतलब एक एक इसका पार्ट अपन ने पढ़ डाला है बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। बनने से लेकर के लास्ट तक बनने के बाद इसके एक एक इसके अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट बात कर लिया। तो ये सब कंप्लीट बात कर लिया तो उसके बाद जो इसका टेस्ट करना भी जरूरी है कि सर हम टेस्ट कैसे करके बताएं, पता चले कि हमें कौन कौन सी इसके अंदर एलिमेंट कितने के अमाउंट में है। तो सोल टेस्ट भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो लेक्चर नंबर 28 अपन इसमें बात करेंगे, ठीक है। और भी अपने दोस्त वगैरह को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स वगैरह को भी जोड़ के रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर कृषि से रिलेटेड योजना वगैरह भी यहाँ पर लेकर आते हैं, और मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो आप उस पे जाकर के वीडियो वगैरह अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। मिलती है अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अपन, ठीक है।